राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज देख जैसे कि ई क्लर्क सर्विसेज का एक बाईबैक जो है वो अनाउंस हुआ है। यहाँ पे लेटर एक आया है सामने, इसमें कंपनी बोल रही है कि वो अपने ही कंपनी के शेयर्स 2800 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदेगी। और कंपनी ने भी डेट्स जारी नहीं की हैं, बाईबैक की डेट्स हैं, रिकॉर्ड डेट्स भी जारी नहीं की हैं, वो थोड़े टाइम बाद में कंपनी जारी करेगी। यहाँ पे कंपनी बोली 385 करोड़ रुपीज़ के जो वर्थ ऑफ शेयर्स हैं वो कंपनी वापस बाईबैक करेगी। सो यहाँ पे लगभग कंपनी की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 3.5% के आसपास में बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा देखा माना जा रहा है। एक काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी वापस खरीदने वाली है। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये कंपनी आज के दिन किस तरीके से है, बहुत मुझे तो अच्छी लग रही है कंपनी फंडामेंटली आज के दिन में। बायबैक अगर कंपनी करती है वो भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ शेयर्स को, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर में मानी जाती है, राइट। तो आज के अगर हम इस बायबैक का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर में इस पब्लिक के पास में रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी बायबैक 15% जो होता है वो रिजर्व रहता है रिटेल कैटेगरी के लिए। वो भी RII जो कि 2 लाख से कम के जो जिनके पास में शेयर्स होते हैं उनके लिए। सो पब्लिक के पास में ऑलरेडी 9.78% ही इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है। सो आई थिंक कि रिटेल कैटेगरी वालों के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो ठीक ठाक रह सकता है इस IPO के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि रिटेल कैटेगरी में कई बार IPOs अच्छे खासे एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, तो सिंगल शेयर की फाइलें बहुत ज़्यादा लगती हैं, इस वजह से एक्सेप्टेंस रेशियो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस चल रहा है आज के दिन वो लगभग 2300 के आसपास में चल रहा है। यहाँ पे 2360 रुपये के आसपास में आज के दिन चल रहा है। सो यहाँ पे 400 रुपीज़ का ही पर जो IPO फाइल है पर सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट है। तो मुझे इतनी ज़्यादा कुछ फाइलें लगती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इस वजह से जो भाई भी अगर जैसे मान के चलिए 50,000 रुपये के जो उनके पास में शेयर्स पड़े हैं तो वो अगर IPO में बायबैक में अप्लाई करता है तो उसके एक्सेप्टेंस रेशियो ठीक ठाक रहने की मुझे यहाँ पे उम्मीद लग रही है। सो कंपनी फ्यूचर के अंदर में अगर हम अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे, बट अगर मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा कर सकती है। साथ में ही जिनको ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स को वो होल्ड करते हैं तो ये बायबैक में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहाँ पे इस बायबैक के जो अपर प्राइस लेवल हैं इसका भी फ़ायदा वो उठा पाएंगे, राइट। अब बाकी अब बायबैक क्या होता है, सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी क्या होती है, बायबैक से कैसे फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ डू चेक आउट। और इसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेकआउट, ताकि जब भी आप इसके अंदर बायबैक में अप्लाई करें उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड, ये मैंने बंद कर दिया गलती से, ओके। तो अब अगर हम कंपनी के पहले फंडामेंटल रिसर्च कर लेते हैं कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम कर सकती है। सो ई क्लर्क सर्विसेज एक ऑलरेडी KPO है, मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ये किस तरह की कंपनियां होती हैं, ये बाहर से जो फॉरेन के जो काम होते हैं जो कि डिजिटली काम किए जा सकते हैं, जिसमें लेबर का काम होता है यूजुअली। सो वो काम कंपनी बाहर से काम लेती है दूसरी कंट्रीज से और इंडिया में लेबर का इस्तेमाल करती है, सस्ती लेबर का, और बाद में बाहर के जो काम होते हैं उनको करके डिलीवर कर देती है। सो इस टाइप से काम करती हैं KPOs। और साथ में ही इसके जो फ्यूचर में बने रहने की, इस इंडस्ट्री के वो बिल्कुल बने रहने की उम्मीदें हैं, क्योंकि आने वाले AI जो आने वाला है, साथ में AI को भी यूज़ करने के लिए अगेन लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर इंडिया में सस्ती है तो इसके बने रहने की उम्मीदें हैं। और साथ में अगर कंपनी को देखते हैं आज के दिन में तो 11,000 करोड़ की कंपनी है। सो इतनी कुछ खास बड़ी कंपनी नहीं, जिस तरीके से कंपनी रेवेन्यूज़ कमा रही है उसके हिसाब से लगभग अगर देखते हैं तो कंपनी आज 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमा रही है, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 500 करोड़ के आसपास में कमा पा रही है, जो कि कंपनी की पूरी ओवरऑल साइज़ के हिसाब से लगभग 4.5 से 5% का नेट प्रॉफिट बनता है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है इस सेगमेंट में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके हिसाब से। क्योंकि तभी हम लोग पी देख पा रहे हैं 22 का पी है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 35 का है ऑन एन एवरेज। सो ये एक अच्छा पोटेंशियल ऊपर की तरफ में अपसाइड जो मूव है उसको दर्शाता है कि हो सकता है, आ सकता है फ्यूचर में। साथ में अगर PB रेशियो की बात करते हैं तो 5 का PB रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री का 3.5 का है। सो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्क मुझे नज़र आता है, इसलिए फ्यूचर के अंदर में आज के दिन जो स्टॉक प्राइसेज है वो ठीक ठाक जगह पर बैठे हुए हैं। अगर फ्यूचर में कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट कमाती है तो मार्केट का जो मूव है वो ऊपर की तरफ में स्टॉक का आ सकता है। और कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट्स कमा रही है। अगर प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हर साल कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और साथ में नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स अगेन ए गुड थिंग अबाउट द
कंपनी। साथ में अगर कंपनी की अगर हम लोग एक और चीज़ चेक करते हैं तो कंपनी बोरोइंग्स कंपनी की बढ़ती जा रही है, और बोरोइंग सेगमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की लीज लाइबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेज खोलती ही जा रही है लीज पर खरीद खरीद कर। और साथ में जिसकी वजह से अगर वर्कफोर्स बढ़ेगा तो कंपनी काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगी तो नेट प्रॉफिट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाएगी। तो दिस शोज़ कि कंपनी बहुत ज़्यादा अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है। साथ में अगर कंपनी को इस चीज़ की वजह से फ़ायदा हो रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट्स की बात कर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे कंपनी को फ़ायदा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो यहाँ पे कंपनी के जो पब्लिक है उसके पास में सिर्फ 9.78% ही शेयर होल्डिंग है। बाकी सारी की सारी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट इनके पास में पड़ी हुई है, और अदर्स की फॉर्म में भी पड़ी हुई है। पब्लिक भी जो है यहाँ पे 49,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर हैं, जो कि एक लोवेस्ट साइड में ही है अब तक के। सो फ्यूचर में अगर कंपनी के अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अगेन बढ़ सकता है। सो फंडामेंटली मुझे ठीक ठाक लग रही है आज के दिन कंपनी, बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि एक तो कंपनी अच्छे खासे शेयर होल्डिंग वापस खरीद रही है, अच्छे खासे शेयर्स वापस खरीद रही है मार्केट से। दिस गिव्स ए मार्केट ए वेरी गुड इंप्रेशन कि फ्यूचर में स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स घटेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट, कंपनी की कमाई बहुत अच्छी कर रही है। कंपनी लीज के ऊपर में मतलब जमीन मतलब जो जगह है वो खरीदती ही जा रही है, साथ में जिसकी वजह से ऑपरेशंस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट्स अगेन बढ़ेंगे। KPI सेक्टर का जो फ्यूचर में बनाए रहने की उम्मीदें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, और कंपनी इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। दैट्स अगेन गुड। एंड अगर नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी जो शेयर होल्डिंग है पब्लिक की वो बहुत कम है। साथ में अगर कंपनी के हम चार्ट को देखते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा पुश यहाँ पर दिया था, जहाँ पर बायर्स ने बहुत अच्छा खासा सेलर्स को ऊपर की तरफ पुश किया था, और ये एक लेवल बनाया था जिसी लेवल के ऊपर में आज के दिन इसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मेनली दो लेवल्स हैं, एक तो यहाँ पर ये 2200 2250 का लेवल है, दूसरा जो लेवल है वो 1850 के आसपास का लेवल है, जो कि एक मेन लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। सो इन दोनों ही लेवल्स के ऊपर में कंपनी के स्टॉक को टेक्निकल बेसिस के ऊपर में उठाया जा सकता है। साथ में ही कंपनी का अगर हम और डेटा की अगर बात करते हैं, दैट इज़ राइट हियर। अगर कंपनी की हम पी रेशियो की बात करते हैं, पास्ट की डेटा 10 साल का डेटा अगर उठाते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 27 के पी रेशियो और नॉर्मली यूजुअली 12-13 के पी रेशियो के बीच में ही ट्रेड हुआ है। सो आज के दिन 22 का पी रेशियो के आसपास में चल रहा है, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में ही है। बट द थिंग इज कि कंपनी का बायबैक आया है, सो मुझे लग रहा है कि इस पी रेशियो को ऊपर की तरफ में पुश कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी रेशियो भी ऊपर की साइड में ही है। सो आई थिंक ये हायर साइड में है, सो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा हमको प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं, सेफ्टी मार्जिन लेके चल सकते हैं। अगर कंपनी का स्टॉक जो है स्टॉप लॉस 1750 से अगर नीचे जाता है कंपनी का स्टॉक, तो हमें एक स्टॉप लॉस इसको काम में ले सकते हैं 1750 को। साथ में हमें दो लेवल्स के ऊपर में बाइंग एवरेजिंग करना मेरे को ठीक लगता है। एक तो यहाँ पर 2250 के ऊपर में बाइंग करना सही लगता है, या अभी जो जितने पर अभी प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वहाँ पर बाइंग करना, वो भी अगर आप 50,000 की बाइंग करना चाहते हैं तो आधी बाइंग आप यहाँ पे कर लीजिए 25,000 की, और बाकी जो आधी बाइंग है अगर नीचे आता है जो कि 1850 के आसपास में अगर आता है तो बाकी की बाइंग वहाँ पर कर लीजिए, और स्टॉप लॉस जो बना के रखिए वो 1700 का स्टॉप लॉस बना के रखिए अगर टेक्निकल बेसिस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो। सो ये काइंड ऑफ एक बोलते हैं ना सेफ्टी मार्जिन, हम लोग इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। सो इस चीज़ से टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो जो बाइंग है वो लेवल्स बन ही रहे हैं, और साथ में फंडामेंटली कंपनी अच्छी लग रही है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे फंडामेंटली कंपनी ठीक लग रही है। सो अगर मैं अपनी बता दे सकता हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, रिकमेंडेशन में कभी करता नहीं। सो अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं इन लेवल्स के ऊपर मैं बाय करके और फिर बायबैक में भी पार्टिसिपेट करना पसंद करूँगा, और साथ में ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करना भी पसंद करूँगा, ताकि फ्यूचर में मुझे फ़ायदा मिल सके। राइट। सो बेसिक रीज़न यहाँ पे यही है, पॉजिटिव रीजन जो हमने चर्चा की हैं ये है, बायबैक एक पॉजिटिव रीज़न है, और फंडामेंटल रीज़न पॉजिटिव्स हैं, और टेक्निकल रीजंस भी पॉजिटिव्स हैं, और इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ में बढ़ रही है। दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव रीजंस। और थोड़ा सा बस दिक्कत मुझे नज़र आ रही है वो है कि पी रेशियो जो है और पीबी रेशियो है वो हायर साइड में ही बैठा है आज के दिन में इस कंपनी का, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। दैट्स एन एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।